नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, चार बेटे ने मिलकर अपने बाप का दोस्तों सौदा कर दिया और उस बूढ़े बाप को खरीदा किसने था और खरीदने वाले की क्या मजबूरी रही होगी। आखिर किस वजह से उसने पैसे देकर किसी और के बाप को खरीद लिया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक है और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह दोस्तों बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी गुजरात की है जहां पर दोस्तों एक आदमी जिसका नाम चंद्रशेखर होता है। दोस्तों, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी और दोस्तों आसपास के इलाके में उनका बहुत मान सम्मान था। दोस्तों, गांव के मुखिया माने जाते थे। गांव में दोस्तों कोई भी किसी भी के साथ अगर गलत होता है तो उसको रोकते थे और गलत चीज को सहन नहीं करते थे। दोस्तों, चंद्रशेखर जी के चार बेटे थे और दोस्तों अपनी पत्नी और चार बेटे के साथ दोस्तों बड़ी ही अच्छी जिंदगी वह काट रहे थे। और चंद्र प्रकाश जी के पास दोस्तों पैसा बहुत था और जमीन जायदाद भी दोस्तों बहुत थी, किसी की बात को कमी नहीं थी। ऐसा व्यक्ति थे जहां भी जाते थे लोग उनके मान सम्मान में दोस्तों खड़े हो जाते थे और जब वह अपने घर जाते तो घर का माहौल भी दोस्तों ऐसा होता था जैसे घर में कोई बब्बर शेर घुस आया हो। दोस्तों, यूं ही समय बीतता गया और चारों बेटे पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों चंद्रशेखर जी एक एक करके अपने बेटों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, घर में चार बहुएं भी आ जाती हैं। फिर दोस्तों इसके बाद बावजूद जो चंद्रशेखर जी के घर में आते थे वो दोस्तों बहू बेटा किसी की भी दोस्तों हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने कोई भी दोस्तों कुछ बोल सके। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और चंद्र जी भी दोस्तों ढलते जाते हैं और दोस्तों उनके पोता पोती से परिवार दोस्तों बढ़ता जाता है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि चंद्र जी की पत्नी का देहांत हो जाता है और पत्नी की मौत का चंद्र जी को एक दोस्तों बहुत बड़ा झटका लग गया था। दोस्तों, चंद्रशेखर जी वहां से कमजोर होना शुरू हो गए थे और उनकी तबीयत भी दोस्तों अब खराब रहने लगती है। उनकी पत्नी तो दोस्तों चली ही गई थी इस दुनिया को छोड़कर। अब दोस्तों चंद्र जी की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर आ गई थी। अभी तो दोस्तों बहुत कुछ काम कर लेते, वह हाथ पैर भी दोस्तों अच्छे से चला लेते थे, लेकिन दोस्तों फिर भी जब पत्नी होती है तो बात ही दोस्तों कुछ अलग ही होती है। अब जब दोस्तों पति पत्नी से कोई एक भी दोस्तों बिछड़ जाता है तो दोस्तों वह चीज थोड़ी सी अलग रहने लगती है। फिर दोस्तों अब हम किसी और पर ही निर्भर रहेंगे। दोस्तों, समय गुजरता है और कुछ दिन बाद क्या होता है कि चंद्रशेखर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा दोस्तों खराब होने लगती है। फिर चंद्र जी अपने दोस्तों चार बेटों को बुलाते हैं, अपने बहुओं को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग मेरी सेवा करते हैं, मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं यह चाहता हूँ कि कुछ ज़मीन जायदाद तुम लोगों के नाम भी करवा दूँ, तुम लोगों को पता दूँ कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर, वरना पता कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी का कब क्या हो सकता है। फिर तुम भटकते रहोगे इधर उधर, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे, मुझे सब कुछ मालूम है कि कहाँ क्या होता है। दोस्तों, फिर चंद्रशेखर जी कुछ जमीन और घर अपने नाम ही रहने देते हैं, बाकी दोस्तों जो जमीन दूर दूर की होती है वो दोस्तों थोड़ी अपने चार बेटों में थोड़ा थोड़ा दोस्तों बांट देते हैं और सभी के नाम दोस्तों करवा देते हैं।
दोस्तों बेटे भी पिता की यह बात सुनकर सहमत हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं। दोस्तों जैसे आपको अच्छा लगे पिताजी आप वैसा ही कीजिए, आप ऐसे ही समय बीतता है और बेटे बहुएं भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों बाबूजी की सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ना वक्त बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब दोस्तों चंद्रशेखर जी के जो दो बेटे थे दोस्तों उनके नाम जमीन हो जाती है। उनके मन में दोस्तों यह चलने लगता है कि ये जो बची हुई जमीन है पिताजी के नाम है और यह जो घर के पिता ने अपने नाम रखा है अगर यह भी हमारे नाम कर देते तो यही हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। कहाँ बाद में इतनी सी जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे, इधर उधर जाएंगे, तहसील के चक्कर काटेंगे, अगर अभी करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों चारों यह बात बैठकर आपस में दोस्तों राय सलाह करते हैं और चारों दोस्तों भाई यह सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही करते हैं तो दोस्तों कितना अच्छा रहेगा, पिताजी ने ऐसा क्यों नहीं किया दोस्तों, यह बाकी जमीन और घर क्यों छोड़ दिया। अब दोस्तों इसके लिए हम बाद में अटकते रहेंगे। दोस्तों यह विचार बनाते हैं कि पिता से कहा जाए कि पिताजी यह बाकी भी जो जमीन है हमारे ही नाम आप कर दीजिए। लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है अपने पिता से यह बात कहने की। दोस्तों ऐसे ही गुजरता है समय, लेकिन उन चारों बेटों में दोस्तों दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं हमेशा उठते बैठते। फिर दोस्तों पिताजी से कैसे कहा जाए और पिता से यह कह देते हैं तो पिताजी ऐसा कर देते हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बात दिमाग में चलती रहती है वो दोस्तों किसी न किसी दिन मुंह पर आ ही जाती है। ऐसा लोगों ने भी कहा है। बेटा बहू खूब सेवा करते हैं और दिन रात पैर दबाते हैं दोस्तों, हाथ भी दबाते हैं और समय गुजरता है। एक दिन दोस्तों बेटा और बहुएं पास में बैठ जाते हैं और उनके जो दो बड़े बेटे होते हैं वह दोस्तों अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप बूढ़े हो चुके हैं, पिताजी हम आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है। तो चंद्र जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, तुम लोग मुझे बहुत अच्छी से मेरी सेवा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर बेटा कहता है कि पिताजी आपको तो पता ही है जो कोर्ट कचहरी की बातें हैं, तहसील की बातें हैं, बुनियादी यह सब चीज़ हम नहीं जानते हैं, हम नानजान हैं। हम यह सोचते हैं कि जो जमीन आपके नाम है, जो घर आपके नाम है, यह भी आप हमारे सब लोगों के नाम कर दो जितना हो सके, हमें इन चीज़ों से फुर्सत मिल जाए। कहाँ बाद में वकील कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम काटेंगे। अगर आप अपने सामने ही यह काम कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बाबूजी तो अपने बेटों को बहुओं से बहुत ही दोस्तों खुश थे, तो वह भी दोस्तों इस बात के लिए अपनी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि तुम पहले की बात छोड़ दो। दिमाग में भी यह बात आ रही थी कि मैं भी ऐसा कर दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कर देता हूं। अब दोस्तों यह सब कुछ मैं अब तुम लोगों के नाम ही कर दूंगा ताकि बाद में तुम्हें कोई भी परेशानी दिक्कतों की जरूरत ना पड़े। फिर दोस्तों चंद्र जी यह लग रहा था कि मेरी तो इतनी सेवा हो रही है, मेरे बहू बेटा इतने अच्छे हैं। दोस्तों चंद्र जी के नाम जो भी दोस्तों कुछ बची हुई जमीन थी, वह दोस्तों घर था, वह सब भी अपने बेटों के नाम दोस्तों कर देते हैं और घर में बहुत ज़्यादा दोस्तों खुशहाली का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है और चार बेटे बहू ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, वही दोस्तों चंद्र जी जिनके आने पर घर में दोस्तों मक्खी भी नहीं बिना कोई कहे बोलती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी और उनके सामने बोलने की, यही बेटा बहू दोस्तों डरते थे और उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पिताजी ने सारी जमीन और घर उनके नाम चारों बेटों के नाम कर दिया
दोस्तों अब रूप दिखाना वो शुरू कर दिए। अब बात बात में दोस्तों ताना भी शुरू कर दिया। और सेवा जो डेली होती थी दोस्तों, पैर दबाते थे, सर दबाते थे, सब बंद कर दिया। अब दोस्तों जब पिताजी कहते हैं कि मेरे पैर में दबा दो, यही बेटा बहू दोस्तों कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है जो तुम्हारे पैर दबाने के लिए बैठे रहें। जो दोस्तों बेटे अभी अभी तक बहुत संस्कारी थे, बहुत समझदार थे, वो दोस्तों बेटे पल भर में ही बदल गए। चंद्र जी का दिमाग दोस्तों खराब हो जाता है कि मैं यह सब क्यों हो रहा है। मुझे तो इसका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ कहीं हो सकता है। दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है और चंद्र जी की स्थिति बिल्कुल दोस्तों खराब हो जाती है और अपने बहू और बेटे के तेवर दोस्तों बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों समय ऐसा आ गया कि चंद्रशेखर जी रोटी तक के लिए मोहताज हो गए और दोस्तों सूखी रोटी उनको मिलने लगी और झूठी थाली में दोस्तों उनको कभी कभी तो खाना मिलने लगा। दोस्तों वही बेटा उनका मजाक बनाने लगे और घर में उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। अब दोस्तों बहुत पछताते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने क्यों इन पर भरोसा कर लिया। मेरे नाम थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, मैंने वो भी इनके नाम कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। जब भी दोस्तों चंद्रशेखर जी कि बेटा जरा मुझे नहला दो, जब वो कहते मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं, तो दोस्तों जो उनके बेटे होते हैं चारों, वो कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, हम कहाँ तक तुम्हारी सेवा करेंगे, बुढ़िया तो मर गई है, अब तुम बैठे हो हमें परेशान करने के लिए, हमें दिक्कत पहुंचाने के लिए। तुम भी मर जाते तो कितना अच्छा रहता, हम खुशहाल हो जाते। तो चंद्रशेखर जी बहुत रोते हैं दोस्तों। ऐसे ही बड़े मुश्किल से अपने दिन पूरे कर रहे थे और दोस्तों हाथ पैर चल नहीं पाते हैं। एक दिन की दोस्तों बात है, उसी गांव में एक दूसरे गांव का व्यक्ति जिसका नाम दोस्तों कुलदीप होता है, वह दोस्तों आता है और पूछता है कि भाई यहाँ पर कोई गाय बिक रही है क्या, हमें गाय खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ पर गाय है। अब दोस्तों चंद्रशेखर जी के बेटे से पूछा कि आपके यहाँ गाय तो नहीं है, हम गाय की खरीदना चाहते हैं। फिर दोस्तों चंद्रशेखर जी के बेटे हंसते हुए, ठहाका मारते हुए, जो दोस्तों दो बाहर ही खड़े हुए थे, और भैया गाय तो नहीं है, एक बुढ़ा है, उसको ले जाना चाहते हो तो आप ले जाओ। मतलब एक मजाक के मंड में दोस्तों जब यह बात कह देते हैं, दोस्तों व्यक्ति कुलदीप का नाम का होता है, जब यह बात सुनता है तो टकटकी लगाकर एक बार चंद्र जी को देखता है और फिर उनके बेटों को देखता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों कुछ देर बाद कुलदीप सोचता रह जाता है, फिर बाद में कहता है कि सच में तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो। तो बेटे कहते हैं दोस्तों, यू चारों बेटे, हाँ मैं बेचना चाहता हूं। तो दोस्तों कुलदीप सहमी आवाज में बोलता है, इनकी कीमत बताओ आप, कितना कीमत है तुम्हारे बापूजी की। मैं तुम्हारे पिताजी को खरीदना चाहता हूं और मैं सच कह रहा हूं। तो दोस्तों बेटे सोच रहे थे कि मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों कहने लगते हैं कि 10 लाख दे दो और ले जाओ इनको। फिर दोस्तों उनको नहीं पता था कि जो कुलदीप है इस बात को बिल्कुल सीरियस ले रहा है, मजाक में बिल्कुल नहीं ले रहा है। कुलदीप के पास दोस्तों पैसे थे और कुलदीप कहता है ठीक है, आप सभी लोग सलाह मशवरा कर लो, इसके बाद मैं इनको खरीद लूँगा, मुझे ज़रूरत है। दोस्तों यह चारों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि ऐसे ऐसी बात है। तो दोस्तों छोटे वाले भाई कहते हैं कि हाँ दे दो, अगर वह ले रहा है तो ले जाए और 10 लाख मिल जाएंगे हमें, हम मिल बांट लेंगे, इसका हम वैसे करें भी क्या परेशानी है। यह भी दिन भर दोस्तों थूकता रहता है। दोस्तों बेटा और बहू ने मिल करके अपने पिताजी का दोस्तों सौदा कर दिया और 10 लाख में बेच दिया।
जब दोस्तों चंद्रशेखर जी यह नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखों में दोस्तों आंसू रुकते ही नहीं हैं कि आज मेरी हालात जानवरों की जैसे बदतर हो गई है और जानवर की तरह मेरे बेटों ने मुझे पैसों के खातिर मुझे बेच दिया है। जब दोस्तों कुलदीप पैसे उनके बेटे को देता है तो कहता है कि बाबा चलिए मेरे साथ, मैंने आपको खरीद लिया है। दोस्तों चंद्रशेखर जी ने कुछ नहीं बोलते हैं और दोस्तों कुलदीप उनका थोड़ा बहुत सामान उठा लेता है और फिर चंद्र जी को अपने साथ अपने घर लेकर दोस्तों चला जाता है। और दोस्तों चंद्र जी की आंखों में आंसू बहते रहते हैं और दोस्तों कुलदीप उन्हें अपने घर ले पहुंचता है और अपने पत्नी से कहता है कि उनकी पत्नी का नाम दोस्तों निर्मला था। निर्मला, यह देखो बाबा आए हैं, मैं इनको खरीद कर लाया हूँ, आज से हमारे साथ रहेंगे, ये हमारे बाबा हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। दोस्तों कुलदीप की पत्नी जो निर्मला थी और दोस्तों बड़े ही भक्ति स्वभाव की थी, महिला थी, वो सेवा सत्कार में दोस्तों बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी और उनके पैर छूती है और बड़े अदब से दोस्तों बिठाती है बाबा को। उनके लिए दोस्तों एक अच्छा सा बिस्तर लगाया जाता है और कुलदीप दोस्तों चंद्रशेखर जी से कहता है कि आपको बिल्कुल भी किसी से बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से आप उनके नहीं हमारे हो, आपकी सेवा करेंगे और किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आने देंगे, यह हमारी गारंटी है। अच्छा स्वादिष्ट खाना और उनके सामने दोस्तों रखा जाता है। चंद्र जी दोस्तों जब खाना खाते हैं तो दोस्तों उनकी आंखों से आंसू तो वैसे ही नहीं रुक रहे थे और बहते ही जा रहे थे। एक तरह से खुश भी होते हैं और दोस्तों दुखी भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय से उन्होंने ताज़ा खाना नहीं खाया था, दोस्तों बासी खाना ही खाया किया करते थे। और पति पत्नी दोनों उनके पैर दबाते हैं और चंद्र जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी अचानक से कैसे बदल गई। दोस्तों यह समय मेरा कैसे बदल गया और यह मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों खुश होते हैं और दोनों पति पत्नी को बड़ी दुआएं देते हैं। दोस्तों कुलदीप के गांव में एक दिन मेला लगा हुआ था बहुत तेज से, तो दोस्तों कुलदीप चंद्र जी से कहता है कि बाबा चलो हम आपको मेला घुमा कर लाते हैं, आपको थोड़ा मन भी बहल जाएगा। और उनको दोस्तों मेले में ले जाता है और दोस्तों कुलदीप कहता है कि बाबा आपको जो कुछ भी यहाँ पसंद आ रहा है आप ले लीजिए। दोस्तों चंद्र जी कहते हैं कि बेटा वैसे मैं यहाँ पर क्या लूँगा, मेरी एक इच्छा थी कि मैं घड़ी पहनने की जो मैं हमेशा पहना रखा था और मेरे बेटों ने या वह भी हमसे पास जो रखी हुई थी वो छीन लिया, उसको कहीं बेच दिया है। तो दोस्तों कुलदीप उनके लिए घड़ी ले लेता है। इसके बाद दोस्तों बड़े अच्छे से खिला पिला करके दोस्तों उन्हें घर पर वापस ले आता है और घर पर दोस्तों पत्नी अच्छा ताज़ा खाना बना दिया था। लेकिन दोस्तों चंद्र जी कहते हैं कि बेटा मैं यह नहीं खा पाऊंगा, पहले ही मेले में बहुत कुछ खा लिया है। दोस्तों कुलदीप जबरदस्ती उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला देता है और फिर दोस्तों चंद्र जी कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि बेटा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे क्यों खरीदा है। लोग अपने पिता को खाना नहीं देते, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसा क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, क्या जरूरी था जिसकी वजह से तुमने मुझे मुझे इसका कारण बता दो। तब दोस्तों कुलदीप कहता है कि बाबा मेरी जिंदगी में मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका परास्त करने के लिए मैंने आपको खरीदा है। दोस्तों चंद्रशेखर जी हैरान रह जाते हैं कि तुमसे कौन सी भूल हो गई है। तो दोस्तों कुलदीप कहता है कि बाबा आज से लगभग 5-6 साल पहले मुझसे ऐसा हुआ कि जो मेरे पिताजी थे
तो मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, हम लोग उन्हें अच्छे से रखते थे। लेकिन एक मेरे पिताजी को बहुत तेजी खांसी आने लगती है एक रात, और पिताजी का मैंने इलाज भी बहुत करवाया, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बहुत करवाई, लेकिन पिताजी को कोई भी आराम नहीं होता है। और बाबा मेरे पिताजी को दिन प्रति खांसी बढ़ती जा रही थी, और खांसी उन्हें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका बुरा हाल हो जाता है, और रात में हमें नींद नहीं आती है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि एक दिन मैंने सोचा कि आज हम बाबा को नींद की गोली खिला देंगे, जिससे कि बाबा पूरी रात सोते रहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से कई रात से हम ढंग से सो नहीं पाए थे। और मेरा दिमाग तो पहले ही बाबा खराब हो गया था, क्योंकि मैं कई रात से सोया भी नहीं था, जाग ही रहा था। इसके बाद हम बाजार गए और 4 नींद की गोली ले आए, और चारों नींद की गोली मैंने एक साथ अपने बाबा को खाने में दे दिया पीने के साथ, और सोच कर कि आज रात बाबा बड़ी आराम से सोए हुए रहेंगे और हम भी सो जाएंगे। मैंने चारों गोली अपने पिता को एक साथ दे दी, और पिताजी मेरे ऐसे सो गए कि फिर कभी दोबारा उठ ही नहीं पाए। मैंने अपने पिता को हमेशा के लिए सुला दिया, हमेशा के लिए अपने आप से जुदा कर दिया, और हाथों से मुझसे पाप हुआ है। और यह बात कहकर दोस्तों कुलदीप जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, बाबा मुझे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपकी सेवा करके मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। और जब आपके बेटे ने कहा कि इस बूढ़े को ले जाओ, और मुझे ये ऐसा लगा कि मैं आपकी सेवा करूं, तो शायद मेरे बाबा जिनकी मृत्यु हो गई है मुझे माफ़ कर दें। मेरे बाबा की छवि मुझे आप में दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको जितना भी पैसा लगा खरीद लाया। अब बाबा मुझसे यह बताओ, हम आपकी सेवा करेंगे, मेरे पिताजी खुश तो हैं, हो जाएंगे ना। दोस्तों जब चंद्रशेखर जी यह बात सुनते हैं तो वह रोने लगते हैं। दोस्तों आंखों आंसू आ जाता है और कहते हैं कि बेटा अब मैं क्या बोलूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, ऐसे मुझे लेकर आए हो, तुम्हारा तो गुनाह था, वो कैसे माफ़ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा कैसे खुश नहीं होंगे, तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यह मैं दिल से कह रहा हूँ। तुमने इतना अच्छा सोचा, एक तरफ मेरे 4 बेटे मिलकर मुझे नहीं रख पाए, तुम अकेले मुझे रख रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों कुलदीप ऐसे ही अपने पत्नी के साथ जो निर्मला थी, साथ में चंद्र जी की सेवा करता रहा। और दोस्तों चंद्र जी बड़े ही अच्छे से रहते हैं, और टाइम से तो ताज़ा खाना मिलता और अच्छे से बिस्तर पर तो सोने को मिलता। अब दोस्तों कुलदीप अपने हाथों से नहला देता, और ऐसे ही दोस्तों दिन गुजरता जाता है, और कुछ दिन समय दोस्तों गुजरता है। उसके बाद उनके चारों बेटे दोस्तों वहाँ आते हैं कि देख लें चल कर कि बुढ़ा मर गया कि अभी जिंदा है। दोस्तों वहां आते हैं तो आवाज लगाते हैं कि मेरे बाप को खरीद कर ले आए थे, वो जिंदा हैं कि मर गए अभी। तो दोस्तों कुलदीप की जो पत्नी थी निर्मला, वह दोस्तों बाहर आती है और उनको डांट के अपने दरवाजे से भगाने को कहती है। और दोस्तों फिर कुलदीप भी पीछे आ जाता है और कहता है कि पिताजी नहीं हैं, वो मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी के बारे में इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आज के बाद ऐसा मत कहना, जिस दिन तुमने अपने पिता को बेच दिया था वो तुम्हारे उसी दिन से नहीं रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो गए। चारों बेटे दोस्तों ऐसे वापस चले जाते हैं और मुंह दोस्तों मिलमिलाते हुए, और चंद्र जी ने भी उन्हें दोस्तों बहुत हड़काया और कहते हैं कि मेरे नज़रों के सामने से तुम हट जाओ।
दोस्तों कुछ समय बाद चंद्रप्रकाश जी का भी दोस्तों सुखद जीवन के साथ देहांत हो जाता है और वह दोस्तों इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों कुलदीप उनका अंतिम संस्कार बड़े ही अच्छे तरीके से करता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर दोस्तों कहता है कि भगवान मुझे अफसोस है, आप मुझे माफ कर देना, जो मैंने आपसे गलती की है, जो मुझसे पाप हुआ है। आप इस तरह से किसी और के बाप को किसी और के बेटे ने रखा और उसकी सेवा और अंतिम संस्कार दोस्तों अच्छे से किया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या बेटा और बहू को दोस्तों ऐसा करना चाहिए था अपने बाप के साथ? इससे दोस्तों क्या सीख मिलती है? आप लोग इससे क्या सीख कमेंट में करके अवश्य बताएं। आपकी राय लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दोस्तों निवेदन है कि प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों मैं आपको कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपको दोस्तों उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।